अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 161 से। यकीनन जो कुफ़ार अपने कुफ्र में ही मर जाएं, उन पर अल्लाह ताला की फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है यूक्रेन इन्वेजन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफ़ी अरसे से हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे नेटो और उनके जो वेस्टर्न अलाइज़ हैं वो भी ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यूक्रेन पे रशिया हमला करने वाला है। लेकिन आज की इस एडिटोरियल में हम बैकग्राउंड फैक्टर्स को स्टडी करेंगे कि इसके पस मंज़र में कौन से ऐसे हक़ाइक़ थे जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पहले जब यूएसएसआर था तो तब यूक्रेन रशिया का पार्ट था, और कोल्ड वार के एंड होने के बाद जिस तरह और ममालिक रशिया से अलग हुए, इसी तरह से यूक्रेन भी इनसे अलग हो गया। यूक्रेन के अलग होने के बाद हमने बढ़ता हुआ वेस्टर्न ओवरचर्स देखे, लीडिंग्स देखे यूक्रेन के अंदर, जिसके बारे में रशिया हमेशा से वार्न करता आया है नेटो को कि अगर नेटो इन्वॉल्व करेगा यूक्रेन को और यूक्रेन को अपना पार्ट बनाएगा, जो कि जून 2020 में नेटो का पार्ट बनाया गया यूक्रेन को, उसके बाद से ये तमाम मामलात एस्केलेट हुए हैं। आल्दो कि रशिया ने वार्न किया था कि इसके इंटेल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये इन्वॉल्व करेगा बहुत सारे नताइज को, लेकिन नेटो फिर भी बाज नहीं आया अपनी कोल्ड वार मेंटालिटी से। और अगर हम इसी पार्ट पे रशिया की बात करें तो रशिया भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अब ये एक सोवरियन कंट्री है यूक्रेन, तो वो अपना फ़ैसला ख़ुद ले सकते हैं कि वो नेटो में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। आज की एडिटोरियल में मज़ीद हम स्टडी करेंगे कि इमीडिएट ट्रिगर क्या रहा है इस हॉस्टिलिटी का, इस दुश्मनी का, इस इन्वेजन का, और पाकिस्तान की पोजीशन को भी देखेंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐसे हालात में विज़िट कर रहे हैं रशिया का, तो इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो आज का ये एडिटोरियल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें हम बैकग्राउंड को भी देख रहे होंगे, प्रीवियस वार्निंग्स को भी देख रहे होंगे जो कि रशिया ने नेटो को दी, इमीडिएट ट्रिगर्स को देखेंगे इस जंग के, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की पोजीशन को भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा वर्डिक्ट डिलीवर्ड। आज के इस एडिटोरियल में हम नूर मुकद्दम के केस के ऊपर दिए गए फैसले को ब्रीफली स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन यानी कि जेंडर बेस्ड वायलेंस एग्जिस्ट करता है हमारे माशरे में, हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये किस तरह से वायलेंस हर आने वाले दिन के साथ एस्केलेट हो रहा है। मज़ीद हम देखेंगे कि पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या ये कैपेसिटी रखता है कि वो इस तरह के हीनियस ग्रूसम केसेस को तेज़ी से सॉल्व कर सके। लास्ट एडिटोरियल होगा हमारा ट्री प्लांटेशन ड्राइव। जैसा कि हम जानते हैं कि जब से पीटीआई हुकूमत में आई है, इन्होंने एक 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2018 में। उसके बाद से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने भी इनके नक्शे कदम पे चलते हुए 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव लिया था जनवरी 2020 में, जो कि मॉडल करता था पाकिस्तानी प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन हम देखेंगे कि कहाँ पे इस प्लांटेशन ड्राइव में फ्लॉज पाए जाते हैं। नैब ने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से सैबोटाज करने की कोशिश की है, जिस तरह से वो और भी काफ़ी चीज़ों को सैबोटाज करता है। लेकिन जो अहम बातें हैं, पाकिस्तान को इस प्लांटेशन ड्राइव से फ़ायदा भी हुआ है, जो कि एक डिसाइसिव फैक्टर रहा है मुल्क के फॉरेस्ट कवर को इम्प्रूव करने का, जो कि बिलो 6% है, और जो कि इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो कितनी है, 25% होना चाहिए फॉरेस्ट कवर। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे, ग्रीन कलर में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करेंगे, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर होंगे, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को लेके चलेंगे, और हमारे पास जो पर्पल कलर होगा उसमें हम मेटाफोर या फिर ईडियम्स को हाईलाइट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स की मालूमात लोगों तक पहुंच सकें। अनलेस स्पीडी एफर्ट्स एट डीएस्केलेशन आर मेड, जब तक जंग बंदी के लिए तेज़ काविशें नहीं की जाती, द क्राइसिस इन यूक्रेन हैज़ द पोटेंशियल, तो यूक्रेन के बहरान में ये पोटेंशियल है कि टू मार्फ इनटू कैटास्ट्रॉफिक कन्फ्लिक्ट, के वो एक तबाहकुन जंग में तब्दील हो जाए, दैट विल कंज्यूम यूरोप, जो कि यूरोप को भी इफ़ेक्ट करेगी। अर्ली ऑन थर्सडे, जुमेरात वाले दिन मॉर्निंग में रशिया ने लॉन्च किया है इन्वेजन अटैक अपने मगरबी पड़ोसी के ऊपर। डैश है, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा। ए मूव द यूएस एंड इट्स यूरोपियन अलाइज हैड बीन प्रिडिक्टिंग फॉर वीक्स, ये एक ऐसा मूव है, इकदाम है जिसका यूएस और उनके यूरोपियन इत्तेहादी कई हफ्तों से पेशीन गोई कर रहे थे।
अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं यूएस के साथ आर्टिकल दी लगा है, ठीक है, या द लगा है। तो अगर रशिया जहाँ पे है यहाँ पे दा नहीं लगा, हालांकि दोनों कंट्रीज़ हैं। तो इसमें यह फ़र्क होता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये मजमूआ है बहुत सारी स्टेट्स का, तो इसके साथ हम दा लगाते हैं। जो रशिया है, चाइना है या दूसरे कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इनके साथ दा नहीं लगेगा। द बैकग्राउंड बिहाइंड द हॉस्टिलिटीज़ इज़ लेंथी। इस दुश्मनी का जो पस मंज़र है वो बहुत ज़्यादा तवील है। एज कोल्ड वार एरा गोस्ट हैव सीमिंगली बीन रिवाइव्ड इन ए न्यू कन्फ्रंटेशन। ऐसा नज़र आता है कि जो कोल्ड वार के दौर के भूत थे वो एक मरतबा फिर से ज़िंदा हो गए हैं इस जंग के दौरान, कन्फ्लिक्ट के दौरान। पिटिंग द वेस्ट अगेंस्ट रशिया, जिसमें मगरब रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। इन ए नटशेल, अगर इसको हम समराइज़ करें, समरी में बताएं, रशिया हैज़ नॉट बीन हैप्पी विद ग्रोइंग वेस्टर्न ओवरचर्स टुवर्ड यूक्रेन। रशिया खुश नहीं था मगरब के बढ़ते हुए असर व रसूख से यूक्रेन के अंदर। डबल डैशेज़ में अगेन फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके बताया गया कि मास्को और काइव जो फार्मर कंपोनेंट्स थे सोवियत यूनियन का, मास्को कैपिटल है रशिया का, काइव कैपिटल है यूक्रेन का, and had been warning that any attempt to include Ukraine in NATO would entail consequences। और रशिया ने ये वार्निंग दी थी, मुतनब्बा किया था कि अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की काविशें की गई तो इसके नताइज आएंगे। हाउएवर, ताहम यूक्रेनियन गवर्नमेंट और जो इसके मगरबी सपोर्टर्स हैं उन्होंने कसम खाई थी कि वो अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। द इमीडिएट ट्रिगर फॉर द हॉस्टिलिटीज़ हैज़ बीन रशियाज़ इंटरवेंशन ऑन बिहाफ ऑफ ब्रेक अवे प्रो मास्को एलिमेंट्स। अगर हम फौरी ट्रिगर के बारे में, फौरी पुश के बारे में स्टडी करें, जो इस जंग का सबब बना वो रशिया की मदाखलत थी उन प्रो मास्को एलिमेंट्स की बुनियाद पे, आप कह सकते हैं रेबल्स की बुनियाद पे, जो कि टूट गए थे यूक्रेन की ईस्टर्न डोनबास रीजन में। होम व्लादिमीर पुतिन क्लेम्स हैव बीन सब्जेक्ट टू जीनोसाइड बाई काइव रिजीम, जो कि पुतिन का ये दावा है कि वहाँ पे काइव रिजीम की जानिब से नस्लकुशी की जा रही थी उन रेबल्स की, प्रो मास्को एलिमेंट्स की, यूक्रेन के ईस्टर्न मशरकी डोनबास रीजन में। विद रिगार्ड टू पाकिस्तान पोजीशन इन दिस कन्फ्लिक्ट, अगर हम पाकिस्तान की पोजीशन के बारे में स्टडी करें इस कन्फ्लिक्ट के अंदर, इस झगड़े कन्फ्रंटेशन के अंदर, इमरान खान इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू मीट मिस्टर पुतिन। इमरान खान दुनिया के वो पहले लीडर हैं जिन्होंने मिस्टर पुतिन से मुलाकात की है इस इन्वेजन हमले अटैक के बाद। वाइल द टाइमिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स रशिया विजिट इज़ अनफॉर्चुनेट, अगरचा प्राइम मिनिस्टर के रशिया विजिट की टाइमिंग बहुत ज़्यादा बदकिस्मत है। प्राइम मिनिस्टर डिड यूज़ द अपॉर्चुनिटी, प्राइम मिनिस्टर इस मौके को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात को, ख़दशात को एक्सप्रेस करने के लिए इस सूरत हाल के ऊपर। क्लियरली, वाज़े तौर पे पाकिस्तान नीड्स टू मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी, पाकिस्तान को अपना न्यूट्रल स्टांस बरकरार रखना है। द इन्वेजन, ये हमला और इसके बाद जो मिलिट्री शोडाउन होगा मगरब और रशिया के दरमियान, विल लाइकली रीइग्नाइट द ब्लॉक पॉलिटिक्स ऑफ कोल्ड वार। तो इससे दोबारा ओरिजिनेट होगी कोल्ड वार की ब्लॉक पॉलिटिक्स, यानी कि रशियन ब्लॉक और अमेरिकन, यूएस और वेस्टर्न ब्लॉक। एंड पाकिस्तान नीड्स टू प्ले इट्स कार्ड राइट, और पाकिस्तान को अपने पत्ते दुरुस्त चलने की ज़रूरत है। एंड अवॉइड टेकिंग पार्टीसन पोजीशन, और पाकिस्तान इस मौके पे बाइस्ड पोजीशंस नहीं ले सकता, पाकिस्तान को इसलिए न्यूट्रल स्टांस अपनाना चाहिए, जो कि हमारे डिप्लोमेटिक एम भी है। मीनवाइल, इसी असना में द वार रिटोरिक इज़ मिनेसिंग, जो जंग की बयानबाजी है ये डेंजरस है। मिस्टर पुतिन हैज़ वार्न, मिस्टर पुतिन ने मुतनब्बा किया था कि अगर काविशें की गई रशिया को के ऊपर के तो ये इंस्टेंट रिस्पांस आएगा। उन्होंने इंस्टेंट रिस्पांस दिया था, जबकि जो यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी धमकी दी थी कि वो रशिया को ज़िम्मेदार ठहराएंगे। कंपैरिजन्स आर आल्सो बीइंग मेड टू वर्ल्ड वार टू, वर्ल्ड वार टू से भी इसका मुवाजना किया जा रहा है, इन विच रशियन पीपल सफ़र्ड इमेंसली, जिसमें रशिया के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। द प्रॉस्पेक्ट्स आर देयर फॉर ग्रीम, इसलिए जो इम्कान हैं, पहलू हैं, वो बहुत ज़्यादा डार्क ग्लूमी ग्रीम हैं। एंड चांसेस फॉर लार्जर कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग, और इस कन्फ्लिक्ट के बढ़ने के जो इम्कानात हैं वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इट इज़ ट्रू, ये भी सच है, दैट नीदर साइड इज़ विदाउट ब्लेम हेयर, के किसी भी साइड को यहाँ पे ऐसी नहीं है जिस पे इल्ज़ाम ना लगाया जा सके। रशिया शुड नॉट हैव लॉन्च द असॉल्ट टारगेटिंग ए सोवरियन कंट्री, रशिया को अटैक नहीं करना चाहिए था एक खुद मुख्तार मुल्क के ऊपर। वाइल द वेस्टर्न साइड आल्सो फेल्ड टू शो मेच्योरिटी, और जो मगरबी साइड है वो भी मेच्योरिटी नहीं दिखा पाई और वो
साइबर रैटलिंग में इन्वॉल्व हुई है, यानी कि उन्होंने डिस्प्ले किया है और थ्रेट किया है मिलिट्री फोर्स के थ्रू, जहाँ पे डिप्लोमेटिक फोरसाइट की ज़रूरत थी, सफारती दूरंदेशी की ज़रूरत थी। रशिया शुड एक्सेप्ट, रशिया को ये मानना चाहिए कि जो यूएसएसआर है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये अब माजी का हिस्सा है, एंड इट्स फार्मर कंपोनेंट्स आर फ्री टू चार्ट देयर ओन डेस्टनीज, और जो इसके साबका एलिमेंट्स थे, कंपोनेंट्स थे, हिस्से थे, अब उनको आज़ादी है कि वो अपनी मंजिल का तयन कर सकते हैं विदाउट नीडिंग परमिशन फ्राम मास्को, और उन्हें मास्को से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सोवरियन कंट्रीज़ हैं। अब फॉर इट्स पार्ट अगर हम नेटो की बात करें तो इनको भी ज़रूरत है कि ये अपनी कोल्ड वार मेंटालिटी को अब छोड़ दें और इस तासुर को, इम्प्रेशन को ख़त्म करें, डिस्पेल करें कि ये रशिया को सराउंड करने की, घेरने की कोशिश कर रहे हैं तमाम साइड से। हॉस्टिलिटीज़ मस्ट बी एंडेड फोर्थ विद, ये जो दुश्मनी है इसको ख़त्म होना चाहिए इमीडिएटली, फ़ौरन, एट वंस, वाइल ए सीज़ फायर नीड टू टेक एन इफेक्ट, और सीज़ फायर कायम होना चाहिए, मुआहदा होना चाहिए सीज़ फायर के ऊपर। रशिया शुड रिकॉल इट्स ट्रूप, रशिया को अपनी अफवाज वापस बुलानी चाहिए, और जो वेस्ट है उसको ज़रूरत है कि वो जंग बंदी की कोशिशों को तेज़ करे, सपोर्ट करे, हेल्प करे। अनलेस ए वाइजर कोर्स इज़ टेकन, जब तक प्रूडेंट, अक्लमंदाना रास्ता नहीं अपनाया जाता तो ये कन्फ्लिक्ट एक ग्लोबल प्रोपोर्शंस में तब्दील हो सकता है, इस इम्कान को रूल आउट नहीं किया जा सकता। और ये जो न्यूक्लियर आर्म एडवर्सरीज़ हैं, दुश्मन हैं, वो अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहे हैं, पब्लिक आवाम का ये मानना है। यूएन एंड नॉन अलाइंड स्टेट्स, इसी तरह से जो यूनाइटेड नेशंस है और नॉन अलाइंड स्टेट्स हैं, उनको स्विफ्टली मतलब फौरी तौर पे एक्ट करना चाहिए ताकि ख़तरनाक ब्लेज, इन्फेर्नो, कन्फ्लैग्रेशन, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन, वार को रोका जा सके। तो इस एडिटोरियल में हमने देखा थोड़ा सा डिटेल से कि इसके पस मंज़र क्या थे, कि क्यों ये झगड़ा स्टार्ट हुआ था, और नेटो का क्या रोल रहा, रशिया का क्या रोल रहा, और पाकिस्तान की अब यहाँ पे पोजीशन क्या होगी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी आप पूछा करें, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, और उसके साथ साथ आप अपना जो रिस्पांस है वो ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग एंगेज कर रहे हैं मेरे साथ। तो आज का आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप जो भी जानते हैं यूक्रेन इन्वेजन के बारे में इन फैक्टर से हट के, तो वो आप ज़रूर मेंशन करें नीचे कमेंट्स में, ताकि हमारा नॉलेज भी इंक्रीज़ हो, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो कि लिंक कर रहे हैं वो कमेंट से भी कुछ लर्न कर सकें। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा वर्डिक्ट डिलीवर्ड, एक ऐसा फ़ैसला, मुकदमा जिसको पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत नज़दीकी से मॉनिटर किया जा रहा था, देखा जा रहा था, और इस हीनियस ग्रूसम केस की सूरत हाल को देखते हुए ये ऐसा फ़ैसला आया है, ऐसा वर्डिक्ट आया है जिसकी बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे। इस्लामाबाद में एक कोर्ट ने हैंड डाउन किया है, यानी कि सज़ाए मौत सुनाई है ज़ाहिर जाफ़िर को, जो कि प्रिंसिपल एक्यूज़ड है नूर मुकद्दम के केस में, और जो उनके दो को डिफेंडेंट्स थे जिसमें एक माली और एक वॉचमैन शामिल है, उनको 10 साल की कैद सुनाई है। दूसरे तमाम लोग, इसमें ज़ाहिर जाफ़िर के वालिदैन और 6 थेरापी वर्कर्स शामिल हैं, उनको एक्यूट कर दिया गया है, यानी कि रिहा, एक्सोनरेट, सेट फ्री कर दिया गया है। द केस हैड बीन कैप्ट द नेशन इन थ्रॉल, इस केस ने अवाम को इन क्लचीज़ गिरफ्त में रखा जब से 27 ईयर ओल्ड नूर को कत्ल किया गया, स्लेन किया गया और डीकैपिटेटेड किया गया, यानी कि उनका सर काट दिया गया कैपिटल सिटी में, और ये वाक़या है जुलाई 20 का परपिट्रेटर्स की रिहाइशगाह के ऊपर। सीसीटीवी उसके बाद जो वीडियो सामने आई हैं उसमें इंडिस्प्यूटेबल, इररिफ्यूटेबल और दिल तोड़ने वाले शवाहिद मिले हैं कि नूर ने भागने की भी कोशिश की घर से, जिसको ज़ाहिर ने वापस अंदर घसीटा, और जो गार्डनर हैं और वॉचमैन हैं जो कि जिनको कन्विक्ट कर दिया गया है, इस केस में 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, वो भी मदद कर रहे थे खातून को अंदर दोबारा उसकी मौत तक भेजने में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश के दौरान और बहुत सारे इशूज़ सरफेस हुए हैं पब्लिक की डिस्कोर्स में, डिबेट में, तो जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कैपेसिटी है जस्टिस डिलीवर करने की, और ख़ास तौर पे जो करैक्टर है विक्टिम का, यानी कि करैक्टर असैसिनेशन हमने देखा। डिफेंस को यह हासिल है कि वो कोई भी स्ट्रेटजी अपनाए, हिकमत अमली अपनाए जो कि वो फिट समझते हैं, लेकिन ये बदकिस्मती है कि एस्पर्शन कास्ट करना, डिफेमेशन कास्ट करना, बदनाम करना, औरत के करैक्टर के ऊपर बात करना, ये आसान तरीन तरीका समझा जाता है प्रोसिक्यूशन के केस को वीक करने के लिए, जो कि सबलिमिनली इनएडिकेट सेंसेशन या परसेप्शन तासुर देता है कि विक्टिम के अपने ही इक़दामात ऐसे थे कि ये खौफनाक मुकद्दर उनका नसीब बना। सच इज़ द प्रीडिकामेंट ऑफ ऑल वुमेन,
ये तो awkward सिचुएशन है तमाम ख़वातीन की पैट्रियार्कियल सोसाइटी में, जो हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसके अंदर, बावजूद इसके कि उनकी जो भी माशी या मईशी सूरत हाल हो, बैकग्राउंड हो, डेस्पिकेबल, लोथसम, कंटेम्प्टेबल, हेटफुल, करेक्टर असैसिनेशन, कलमली इस किस्म की कोर्ट रूम में अलाउड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जेंडर बेस्ड वायलेंस से कोई रेलिवेंस नहीं बनती। ये हकीकत कि नूर के वालदैन जिनको दुख का सामना करना पड़ा है, उनको कई बार वाउच करना पड़ा कि उनको अपनी बेटी के करैक्टर के बारे में टीवी कैमरास के सामने और कोर्ट रूम के अंदर जो कार्रवाई चल रही थी, तो इस तमाम चीज़ों ने पूरी कौम के सर शर्म से झुका दिए। फार्चुनेटली खुशकिस्मती से जो जज हैं उन्होंने क्वालिटी ऑफ एविडेंस पे फैसला किया है। पुलिस ने भी अच्छा काम किया है एविडेंस गैदर करने में, बावजूद इसके कि मुख्तलिफ फ्रंट से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अगरचा के डॉन डेथ पेनल्टी को सपोर्ट नहीं करता, कोई भी जुर्म हो, नूर का जो मर्डर है इसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए, बहुत मिसाली सज़ा देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि शरीयत अलाउ करती है डेथ पेनल्टी को, तो डॉन को भी इसको पोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अगर ये ह्यूमन राइट्स की तरफ जाते हैं और डेथ पेनल्टी को सपोर्ट नहीं करते तो ये कुछ अच्छे इक़दाम ला पाएगा। कोई ऐसा शख्स जो किसी का गला काट रहा है, अगर उसको भी डेथ पेनल्टी नहीं देंगे तो ये कोई इंसाफ के ज़ुमरे में नहीं आता। इट मस्ट बी सैड, ये कहना भी ज़रूरी है कि जो कंपेरेबल सोशल स्टेटस था दोनों फैमिलीज़ का, उसकी वजह से भी ये नतीजा आया है। ये भी डिबेट चल रही है कि अगर यहाँ पे कोई किसी गरीब की बेटी होती तो ये फ़ैसला ना आता। इन ए कंट्री वेयर मर्डर इज़ कंपाउंडेबल, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे कत्ल कंप्रोमाइज़ हो सकता है, यानी कि एक ऐसा जुर्म है जिसके ऊपर समझौता किया जा सकता है, और जो इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ ऑफेंस है ये स्टेट के ख़िलाफ़ ऑफेंस नहीं है। ऐसे कातिल जिनके पास मनी होती है, रकम होती है, इन्फ्लुएंस होता है, वो आज़ाद घूम सकते हैं, और हमने ऐसा देखा भी है कि वो बच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस पाकिस्तान में हो चुके हैं। लास्ट एडिटोरियल है हमारा ट्री प्लांटेशन ड्राइव के मुतल्लिक। एक और स्प्रिंग और मूनसून ट्री प्लांटेशन ड्राइव किक ऑफ हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है बहुत सारे शहरों में फेडरल गवर्नमेंट के फ्लैगशिप 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के तहत। जब से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है सितंबर 2018 से, इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी तरक्की की है और इसको आलमी शोहरत भी मिली है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने भी 1 ट्रिलियन सुनामी ट्रीज़ का इनिशिएटिव इकदाम स्टार्ट किया जनवरी 2020 में, जिसको मॉडल किया गया पाकिस्तानी प्रोजेक्ट के आफ्टर। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो प्रोग्रेस है प्लांटेशन ड्राइव की, ये ऑन ट्रैक है। फेडरल क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री उम्मीद करती है कि तकरीबन 541 मिलियन ट्रीज़ प्लांट किए जाएंगे इस साल के आखिर तक, और तकरीबन 3.9 बिलियन ट्रीज़ प्लांट किए जा चुके होंगे 2023 के अख्ताम तक। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन रेट है, जो कि 0.2% और 0.5% के कहीं दरमियान है। तो हमारे मुल्क को इस प्लांटेशन ड्राइव से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लॉन्ग रन में। प्रोजेक्ट एक डिसाइसिव फैक्टर भी साबित हो सकता है मुल्क के फॉरेस्ट कवर को बेहतर बनाने में, जो कि करंटली 6% है, और इंटरनेशनल रिकमेंडेशन ये है कि हमारे मुल्क का या किसी भी मुल्क का जो फॉरेस्ट कवर है वो तकरीबन 25% होना चाहिए। बावजूद इसके कि ये कैंपेन अभी तक कामयाब रही है, बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात नहीं दिए गए। उनमें से ये एक सवाल है कि पीटीआई ने क्या इक़दाम किए हैं टिम्बर माफिया के इक़दाम को, सरगर्मियों को, एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए, रोकने के लिए, जो जिनके कोई साइन नज़र नहीं आते कि वो अपनी तबाहकुन सरगर्मियों से बाज आएंगे। 2014 में हमने देखा कि पीटीआई की हुकूमत ने केपी के अंदर कई दहाइयों से जो बैन लगा था फॉरेस्ट कटिंग के ऊपर, उसको ख़त्म कर दिया गया था। सितम ज़रीफ़ी ये है कि यही सेम गवर्नमेंट है जो कि बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है, जो कि प्रीडिसेसर था ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का, यानी कि बैन भी कंटिन्यू करना चाहिए था, जिसका मकसद ये है कि नेशनल फॉरेस्ट कवर को रेज़ किया जाए। अगर हम दूसरे हाथ पे देखें, नैब ने 2020 के अंदर मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश लॉन्च की हैं प्रोविंशियल लेवल पे 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के अंदर, कि यहाँ पे अथॉरिटी का अब्यूज़ किया जा रहा है, फ़ंड्स को गलत इस्तेमाल किया जाता है, और जो प्लांटेड सैपलिंग्स हैं यानी कि यंग ट्रीज़ हैं उनका सर्वाइवल के बारे में। इट टेक्स सेवरल ईयर्स फॉर ए सैपलिंग टू बिकम ए ट्री, एक सीड को, सैपलिंग को एक दरख्त बनने में कई साल लगते हैं, इसलिए उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना ज़रूरी है। जब तक इन तमाम मसाइल को हल नहीं कर लिया जाता हुकाम की जानिब से,
प्लांटेशन ड्राइव की जो कामयाबी है वो महदूद रहेगी, लिमिटेड रहेगी। अगरचा कि हुकूमत एक्सीड कर रही है अपने टारगेट से, प्लांटिंग 10 बिलियन ऑफ सेपलिंग्स अक्रॉस दी कंट्री, यानी कि इनका जो टारगेट था ये उनसे एक्सीड कर रही है। अगर हम समराइज़ करें तो आज की इस एडिटोरियल में हमें ये चीज़ें लर्न करने को मिली कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हुकूमत बिल्कुल सक्सेसफुल है अपने इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद हमने देखा कि अब तक वो 541 मिलियन ट्रीज़ प्लांट भी कर चुके हैं और वो अपना टारगेट अचीव करने वाले हैं 3.9 बिलियन ट्रीज़ का एंड ऑफ 2023। अगर 3.9 बिलियन नहीं भी करते तो 3 बिलियन तक तो कर ही लेंगे। उसके बाद ये आपने याद रखना है यहाँ पे कि हमारा जो फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन रेट है वो 0.2 से 0.5% के दरमियान है, और किसी भी मुल्क का जो फॉरेस्ट कवर है वो 25% होना चाहिए, और पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर बिलो 6% है। वर्डिक्ट के बारे में हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है, और सबसे बुरी बात हमारे सिस्टम की ये है कि यहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, और इवन अदालत के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर ये कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, जो कि एक लोथसम हेटफुल बिहेवियर है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना होगा कोर्ट रूम के अंदर कि किसी को डिफेम ना किया जाए, एस्पर्जन ना की जाए उनके कैरेक्टर के ऊपर। उसके अलावा हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कैपेसिटी को देखें तो यहाँ पे ये फ़ैसला, अगर जिसकी जैसे फ़ैसले की उम्मीद की जा रही थी वैसा ही फ़ैसला आया है, और जो यहाँ पे परपिट्रेटर था उसको सज़ाए मौत सुना दी गई है। फर्स्ट एडिटोरियल इंटरनेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि ये एक यूक्रेन इशू एक ऐसा इशू है जो कि एस्केलेट कर सकता है वर्ल्ड वार में, क्योंकि यूक्रेन को नाटो सपोर्ट कर रहा है, रशिया को चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो ये ब्लॉक पॉलिटिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है पूरी दुनिया के अमन के लिए। मज़ीद जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स है वो हम इस एडिटोरियल में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने लाइक्स कमेंट्स ज़रूर देते रहा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।